हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। हम जो है हमारा जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इस चैप्टर को देख रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं। पहले की सीरीज़ में मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ताल्लुक से यहाँ पर आपको वीडियोस भेजे थे और अब जो चल रहा है वो है रेडिएशंस। ये क्लास 12th के लिए है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये चैप्टर 3rd है, 12th फिजिक्स का चैप्टर 3rd। और इस चैप्टर में हम जो है तो रेडिएशन वाला जो हिस्सा है उसकी स्टडी कर रहे हैं। और हमने पिछले लेक्चर में ब्लैक बॉडी को इंट्रोड्यूस किया था, एमिसिव पावर को इंट्रोड्यूस किया था और फिर कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी, इन पॉइंट्स को हमने कवर किया था। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हमारे चैप्टर का जो अगला पॉइंट है वो है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ अगर आप एक जनरल बात देखें तो किसी भी बॉडी को अगर आपने गर्म किया तो देन इट विल इमिट दैट इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशंस। और इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ऐसा देखा गया है कि ये जो रेडिएशंस है ये अलग अलग वेवलेंथ की पाई गई है। कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की थर्मल रेडिएशंस हमको यहाँ पर नहीं मिली है, अलग अलग वेवलेंथ उसके अंदर रहती है। उसी तरीके से अगर आपने किसी बॉडी को बहुत कम टेम्परेचर पर इंक्रीज किया, उसको गर्म किया और उसकी जो इमिटेड रेडिएशंस है उसकी स्टडी की, तो आप देखेंगे वो रेडिएशंस ज़्यादातर लॉन्गर वेवलेंथ्स में है, लॉन्गर वेवलेंथ्स में है और इमिटेड रेडिएशंस, रेट ऑफ इमिशन जो है वो बहुत कम है और पावर इमिटेड जो है, इमिटेड पावर वो भी कम है। और लॉन्गर वेवलेंथ में रहने की वजह से ये वेवलेंथ हमको दिखाई नहीं देते हैं। अब अगर हमने गर्म बॉडी ली है, अभी तो मैंने बात किया कि आपने थोड़ा गर्म किया किसी बॉडी को, बहुत कम आपने उसको गर्म किया, तो आपको अलग अलग वेवलेंथ के इमिटेड रेडिएशंस मिलेंगे, लेकिन दे विल लाई इन द लॉन्गर वेवलेंथ रीजन एंड दे विल नॉट बी विजिबल टू अस। एंड मीनवाइल द पावर इमिटेड विल ऑल्सो बी लेस, यानी कि थोड़ी गर्म बॉडी जो है वो पावर को कम इमिट करेगी। अब हम कंपेयर करेंगे इसको, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा टेम्परेचर पर आपने किसी बॉडी को लेकर गया और आपने उसने जो इमिटेड रेडिएशंस है उसकी अगर स्टडी की तो उसकी जो रेंज है, वेवलेंथ की रेंज जो वो अलग अलग रेडिएशंस इमिट करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ के थर्मल रेडिएशंस इमिट करेगा, तो उसकी रेंज बढ़ जाती है। मतलब कम टेम्परेचर पर वेवलेंथ की रेंज कम, पावर इमिटेड कम। हाइयर टेम्परेचर पर रेंज ऑफ इमिटेड वेवलेंथ जो है उसकी रेंज ज़्यादा और इमिटेड पावर भी ज़्यादा। लेकिन हम यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी में इंटरेस्टेड है। एक ब्लैक बॉडी आपने ली, उसको आपने पर्टिकुलर एक टेम्परेचर तक लेके गए और बाद में उसके इमिटेड रेडिएशंस की आपने स्टडी की, तो आपको जो कर्व्स मिलते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अगर मैं उसको फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ले लूं, फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, यानी कि एक तरफ एक्स एक्सिस पे मैं ले लूंगा रेडियंट पावर, रेडियंट पावर, रेडियंट पावर, यानी कि पावर इमिटेड पर यूनिट टाइम और हीट रेडिएशंस इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको कहते हैं रेडियंट पावर। एंड एज इन माय डिस्कशन 2-3 minutes बैक, व्हाट आई गेव यू दैट इट इज रिलेटेड विद वेवलेंथ। तो अगर आप देखेंगे कि जो इमिटेड रेडिएशंस है दे हैव डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ, दे आर नॉट ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर वेवलेंथ, दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स and the emitted power related to that particular wavelength is also different। यानी अलग अलग वेवलेंथ पर रेडियंट पावर अलग अलग रहेगा, हर वेवलेंथ के लिए सेम रेडियंट पावर नहीं रहेगा। तो यहां पर मैंने y एक्सिस पे रेडियंट पावर लिया है और x एक्सिस पे मैं ले रहा हूं वेवलेंथ।
यानी कि हम एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं जिसके अंदर हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे वेवलेंथ और हम इसको गिनेंगे नैनोमीटर में, एन से नैनो, एम से मीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर। और इधर है रेडिएंट पावर, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम जो है तो उस बॉडी के हीट रेडिएशंस, इमिटेड हीट रेडिएशंस की स्टडी करते हैं। और यहां पर मैं जो है तो रेडिएंट पावर एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, यहां पर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो आप देखेंगे इसका ग्राफ का जो नेचर है कुछ इस तरह रहेगा। इट विल बी लाइक दिस। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैंने लेकर गया है, समझ लीजिए मैंने इसको लेकर गया 2000 केल्विन पर, और उसके इमिटेड हीट रेडिएशंस, वो बॉडी जो इमिट कर रही है उन रेडिएशंस की वेवलेंथ में गिन रहा। तो आप देखेंगे इस ग्राफ में आप देखेंगे कि अलग अलग वेवलेंथ्स है, यहाँ एक वेवलेंथ है, यहाँ एक वेवलेंथ है, ये अलग अलग वेवलेंथ्स है, यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग रहेंगे। और इस तरह से इस एक्सिस पे इमिटेड पावर रहेगा। तो इधर जो है यहाँ 0 रख देते हैं और यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ाते जाते हैं, 500 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, 1500 नैनोमीटर, 2000 नैनोमीटर, 2500 नैनोमीटर, 3000 नैनोमीटर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये वेवलेंथ की एक्सिस है और ये रेडिएंट पावर की एक्सिस है। तो आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर रेडिएंट पावर जो इमिटेड है वो इतना है, इस वेवलेंथ पर इतना है, इस वेवलेंथ पर इतना, इस वेवलेंथ पर इतना, इस वेवलेंथ पर इतना, इस वेवलेंथ पर इतना, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ पर रेडिएंट पावर अलग अलग है। और आप देखेंगे कि शुरू में क्या हो रहा कि जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज हो रही तो रेडिएंट पावर इंक्रीज हो रहा, कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम हो जा रहा। तो यहां पर आप देखिए यहां पर मैक्सिमम हो गया। तो मैं इस वेवलेंथ को जहां पर मुझे रेडिएंट पावर मैक्सिमम मिला उसको मैं इंडिकेट करूंगा मैक्सिमम वेवलेंथ से, यानी कि लैम्बडा मैक्स से। तो ये लैम्बडा मैक्स है। और इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसी जैसी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही रेडिएंट पावर फिर डिक्रीज होते जा रहा है। तो आप इस ग्राफ की रीडिंग देखिए, फिर आपको एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कर्व्स आपको मिलाना है, और वो कर्व्स को अगर आप मिला लेंगे तो उससे बन जाएगा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर आप देख रहे कि अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस ब्लैक बॉडी ने इमिट किए हैं, और इमिटेड पावर या रेडिएंट पावर डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए अलग अलग है। वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसकी खासियत है। और आप देखेंगे कि यहां पर वेवलेंथ बड़ी, पावर फिर मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम पावर, यहां पर आई मैक्स लिख सकता हूं मैं, ये पॉइंट पर आप बोलेंगे रेडिएंट पावर मैक्सिमम, रेडिएंट पावर इज मैक्सिमम, इस पॉइंट पे, यहां पे, इस पॉइंट पर। और उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ है उसको हमने नाम दिए मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल लैम्बडा मैक्स से। ये एक पर्टिकुलर ग्राफ मिला आपको, और यहां पर वेवलेंथ अलग अलग होना तो उससे बन गया स्पेक्ट्रम। तो आप यहां पर देखेंगे कि ब्लैक बॉडी का ये स्पेक्ट्रम है एट दिस टेम्परेचर। सो एट दिस टेम्परेचर you get a particular value of lambda max, you get a particular related value of radiant power being maximum, और ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब यह है कि वो वेवलेंथ जहां पर आपको रेडिएंट पावर मैक्सिमम मिला है। तो ये एक पर्टिकुलर कर्व है, ये एक स्पेक्ट्रम है। अब ल्यूमर और प्रिंगशिम नाम के दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर और प्रिंगशिम। इन्होंने क्या किया, ये यहां पर मैंने एक ही टेम्परेचर पर एक कर्व बताया आपको। अब उन्होंने क्या करे, टेम्परेचर बढ़ा लिए, मान लीजिए कि उसको उन्होंने 4000 एंगस्ट्रॉम कर दिया, फिर 6000 एंगस्ट्रॉम,
और फिर इस तरह से 5000 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से आपको अलग अलग वेवलेंथ मिलेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पर ये कर्व्स अलग अलग मिलेंगे। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का कर्व है, एक ही टेम्परेचर पर का कर्व है, और यहां पर आपको ये लैम्ब्डा मैक्स मिला है। अब मैं क्या करता हूं, अब आपको यहां से इधर लेकर जा रहा हूं, इधर लेकर जा रहा हूं। अब इस फिगर में मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर मैंने अलग अलग टेम्परेचर वाले कर्व ड्रॉ कर कर रखे हुए हैं। देखिए ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व, ये है 3000 केल्विन, यहां 3000 केल्विन मैंने लिखा है। उसी तरीके से ये सेकेंड वाला कर्व, ये देखिए सेकेंड वाला कर्व, ये है 4000 केल्विन पर। आप ये वेवलेंथ भी देखिए, ये वेवलेंथ मैंने यहां पर नैनोमीटर में लिया है और यहां पर कैलिब्रेशन किया है 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 एंड 3000 इन दिस वे। फिर मैंने थर्ड कर्व लिया, वो लिया 5000 केल्विन पर, और एक आखिरी एक कर्व मैंने लिया है वो है 5500 केल्विन पर। देखिए ये अलग अलग कर्व्स हमको मिले हैं। ये बन गया स्पेक्ट्रा ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो आप देखेंगे कि ब्लैक बॉडी कोई भी रहो, ब्लैक बॉडी की तो प्रॉपर्टी ये है कि इट एब्जॉर्ब्स ऑल द हीट रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट, और वो इमिट अगर करे, वो अगर एब्जॉर्ब करेगा तो इट विल ऑल्सो इमिट द हीट रेडिएशंस। लेकिन सबसे पहली बात जो हमारे समझ में आई, ये कर्व्स को देखकर हमको ये समझ में आया कि इमिटेड रेडिएशंस में आपको अलग अलग वेवलेंथ्स मिलते हैं। एक वेवलेंथ की थर्मल रेडिएशंस इमिट नहीं होती है, बल्कि ए रेंज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इमिट होते हैं। अब जरा हम इस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन की हम स्टडी करते हैं और क्या क्या खासियत है वो हम यहां पर एक के बाद एक देखते जाएंगे। पहली खासियत तो मैंने आपको बोल दिया। पहली खासियत, पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन तो वो मैंने आपको बोल दिया है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम these graphs, from these curves, important observations which I can see from these curves, right? We'll note down this, be ready with writing material, and you have to note down. So I'm writing here the observations from black body spectrum, from black बॉडी स्पेक्ट्रम। हमने क्या देखा इसमें, क्या ऑब्जर्व किया हमने? देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक या पहला ऑब्जर्वेशन वो ये है कि वी गेट ए रेंज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स and the power distributed at different wavelengths is not uniform. So the power distribution is non-uniform. So here I can say the first characteristic as radiant power is different for different wavelengths, यानी कि for different values of lambda wavelength, different wavelength, and it is not uniform, that is it is not uniform. Then you can also see that as the wavelength increases, the radiant power becomes maximum at some point, and beyond that point the temperature, the wavelength decreases. That means some portion is in shorter wavelength and a large portion is in longer wavelength. So here this value is of lambda max for this curve. 5000 केल्विन के लिए ये वाला पॉइंट जो है लैम्बडा मैक्स है, इसके लिए ये वाला लैम्बडा मैक्स है, इस कर्व के लिए
यहां पर है और इस कर्व के लिए यहां पर है, थोड़ा इधर सरक गया। ओके, तो आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रेडियंट पावर इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स, एंड देन initially in the beginning radiant power increases becomes maximum and then decreases. So at lambda max जिसको बोलते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, रेडियंट पावर इज मैक्सिमम, दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इसको मैंने नंबर 1 में रखा है, यानी कि इनिशियली the wavelength increases, the radiant power also increases, becomes maximum. This radiant power becomes maximum for lambda max, and beyond that you will find that it goes on decreasing. The radiant power goes on decreasing. This is the first important observation. Second observation. If you look at lambda max for different curves at different temperatures, you will find that the lambda max values are shifting towards shorter wavelengths. Lambda max is shifting towards shorter wavelengths. You can see that for this temperature it is here, for this temperature it has gone a little bit to the shorter wavelength, कम wavelength की तरफ झुक रहा, और इसका भी जो lambda max है, असल में फिगर में थोड़ी सी मैं चेंज करना चाहूंगा। तो देखेंगे आप यहां पर ये लैम्बडा मैक्स इधर सरक गया और इधर ये और सरक गया, यानी कि ये लैम्बडा मैक्स जो है, जैसा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, ये लैम्बडा मैक्स जो है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ झुक रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो आई कैन से दैट लैम्बडा मैक्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, लैम्बडा मैक्स शिफ्ट्स towards shorter wavelengths and at higher temperatures and at, या फिर as temperature increases, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमको मिला है। इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, तो यानी कि लैम्बडा मैक्स और टेम्परेचर का रिलेशन जो है वो उल्टा हो गया है, यानी कि इनवर्स रिलेशन हो गया है। एंड दिस लैम्बडा मैक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी, यानी कि जैसा टेम्परेचर पर वो डिपेंड कर रहा है। हाइयर टेम्परेचर पर लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आपको कम होती हुई दिखाई देंगी, इधर सरकते जाएंगे आपका लैम्बडा मैक्स। ओके, एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट एरिया अंडर द कर्व represents the total energy emitted per unit time per unit area. Under any curve, if you determine the area under any curve, that will give me the total power emitted per unit area per unit time. और ये कैरेक्टरिस्टिक है थर्ड, और इससे ये पता चल रहा है कि as you increase the temperature, the area under the curve is increasing. That means the bodies at higher temperature, the body at higher temperature is going to emit more power. ये हमने इसके पहले भी ये बात को डिस्कस
की है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स, नंबर 3, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व represents total radiant energy, total radiant energy emitted per unit time per unit area, per unit time per unit area, per unit एरिया। अब देखिए यहां पर मान लीजिए मैं ये थर्ड कर्व की बात कर रहा, तो ये थर्ड कर्व के अंडर जो ये एरिया है, ये इतना एरिया, ये एरिया रहेगा टोटल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। और अगर मैंने ये 5500 केल्विन वाला, 5500 केल्विन वाला अगर लिया, तो आप देखेंगे कि ये एरिया बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया इसके अंदर। यानी कि हायर टेम्परेचर पर इमिटेड हीट रेडिएशन पावर इज मोर एंड द रेंज ऑफ द वेवलेंथ इज ऑल्सो मोर। ओके, दिस वॉज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। नाउ द फोर्थ ऑब्जर्वेशन, the peak of the curve shift towards the left, that is shorter wavelengths। ये मैंने बोल दिया यहां पर आपको। ओके, at a given temperature the radiant power initially increases, ये कैरेक्टरिस्टिक भी हम देख चुके हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये भी देख चुके हैं। फिर उसके बाद at higher temperature the radiant power or total energy emitted per unit time per unit area increases, ये भी हमने देख लिया है। अब यहां पर ये एक कैरेक्टरिस्टिक मैं ऐड कर रहा हूं, इफ आई कैन रब दिस, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज द एरिया अंडर द कर्व, under the curve, which is what? It is the energy emitted per unit time per unit area. So the area under the curve increases with increasing temperature, और एक पांचवा एक कैरेक्टरिस्टिक मैं ये कह सकता हूं कि समझो एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर मैंने लिया, एट रूम टेम्परेचर से एट 300 केल्विन, तो इमिटेड रेडिएशंस में अगर देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ जहां पर पावर मैक्सिमम है, यानी कि लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आपको मिलेंगी 5 × 10⁻⁶ मीटर। ये हाईएस्ट वेवलेंथ आपको मिलेगी, बट दिस वेवलेंथ इज नॉट इन द विजिबल रीजन, इट डज नॉट लाई इन द विजिबल रीजन। सो इसलिए आप देखेंगे कि हीट रेडिएटेड एट रूम टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द इमिटेड हीट रेडिएशंस दे विल लाई इन इंफ्रारेड रीजन। Their wavelengths are longer than the wavelength of red color। उनके वेवलेंथ जो है वो रेड कलर से ज्यादा वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ है, तो वो हमारी आंखों को विजिबल नहीं है। हमको विजिबल जो रीजन है नेचुरली, तो हम देखेंगे कि हमको 4500 एंगस्ट्रॉम में अगर बोलूं तो लेकर हमको तकरीबन 7500 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ हमको दिखाई देती है। यानी कि अगर इसको नैनोमीटर में करने जाए तो 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर
कि रेंज हमको विजिबल है। तो मैंने जो पिछला जो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया था वो मैंने इरेज किया, तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही छोटी रेंज जो है तो विजिबल रेंज में है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे या ऑब्जर्वेशंस देखे, तो इसका एक्सप्लेनेशन उस जमाने के फिजिक्स में नहीं था। तो सबसे बेहतर ऑब्जर्वेशन करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था वीन, WIEN। तो इन रेडिएशन के कर्व्स को, इमिशन रेडिएशन के कर्व्स को देखते हुए उसने अपना एक लॉ सजेस्ट किया जिसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ। लेकिन इसका लॉ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ पर काम करता है, वो उसको एक्सप्लेन करता है, शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर सकता है, और वो लॉन्गर वेवलेंथ पर फेल है। फिर उसी तरीके से स्टीफन और बोल्ट्जमैन, स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने भी इसके ऑब्जर्वेशन पर से कुछ कंक्लूजन निकाले थे, तो उस पर से भी इनका लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। लेकिन ये लॉ काम करेगा लॉन्गर वेवलेंथ्स पर, शॉर्टर वेवलेंथ पर ये लॉ काम नहीं करेगा। इसलिए फिजिक्स को एक जरूरत थी कि ये जो कर्व्स आए थे और ये इनके ऑब्जर्वेशन निकले थे, तो इन कर्व्स को समझाते हुए कोई थ्योरी डेवलप हो, लेकिन कोई भी थ्योरी उस वक्त तक डेवलप नहीं कर सके थे। यहाँ पर से एक नई ब्रांच शुरू हुई थी फिजिक्स की जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पर उस ज़माने में जो चलने वाला क्लासिकल मैकेनिक्स था उसके लिए चैलेंज थी, उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे सके, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है मैक्स प्लैंक का। मैक्स प्लैंक ने इन सारे कर्व्स को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो आप इसकी स्टडी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके ऊपर कमेंट लिखना मत भूलिए, और जो है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जो मैंने यहाँ पर दिया है, वीन्स लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। ये दो चीज़ें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो कीप वॉचिंग अमजद अकेडमी and subscribe, like the videos, share the videos, visit our Facebook page Amjad Academy. Thank you.